सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है हिंदी की क्लास है और हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। ये जो क्लास है ये क्लास जो है DSSB, KVS और टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और जो आने वाला एग्ज़ाम है PGT, जो 2020 में PGT का जो एग्ज़ाम फिल हो चुके हैं उसके लिए ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि DSSB में हिंदी जो है, अकेली जो हिंदी है वो कितनी 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी जो है ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हल्के में नहीं लेना है और हिंदी में हम जो है आसानी से 19 या 20 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम हिंदी को ध्यान से पढ़ेंगे और ये आज हमारी हिंदी की सीरीज़ की पहली क्लास है। जो हमने बैच शुरू किया है DSSB का, उसकी ये जो हिंदी है, हिंदी की ये पहली क्लास है और हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। तो ठीक है, हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। बात करते हैं अक्षर की। अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण की वह छोटी से छोटी ध्वनि जो कान से सुनी जा सके तथा जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी जो कान से सुनी जा सकती है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ई, क, च ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी कि अब देखो वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है। दोनों चीज़ एक सी लग रही है कि वर्ण और अक्षर। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन यदि हम जो है लिख देते हैं तो उसको अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी कि अगर हम उसको लिख दें तो वर्ण है, अगर सिर्फ कान से सुने और बोलें तो वो अक्षर है। सिर्फ बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे मैंने बोला क, तो वो अक्षर है। अगर मैंने इसको ये लिख दिया मैंने क, तो अब क्या बन गया? ये वर्ण बन गया। तो पहले ही हमने डेफिनेशन बनी है भाषा की सबसे छोटी लिखित ध्वनि, यानी जो लिखा जाता है उसको वर्ण कहते हैं और जो सिर्फ बोला जाता है वो अक्षर होता है। बाकी ये एक ही हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन भाषा की सबसे छोटी ध्वनि मैंने बता दिया क्या है? वर्ण है। बात करते हैं हम वर्णमाला की कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनकी संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त 44 होते हैं। यानी हम हिंदी वर्णमाला में हम 44 का ही प्रयोग करते हैं। मैं एक जो है अपने तौर पे बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। यदि उत्तर में 52 नहीं है, जैसे कि आ जाए कि हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है, ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन में क्या है? 52 ही नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा हो वही उत्तर लगाना। यानी उसमें उत्तर में 4 ऑप्शन दे दिए और उत्तर के अंदर दिया हुआ है 44, 45 और इस तरीके से दिया हुआ है, तो 45 सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो आंसर हम 45 ही लगाएंगे। मोस्टली वो आंसर ठीक होगा। ये मेरा एक जो है मेरे तरीके से है, इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं। बात करते हैं वर्णों के भेद के। वर्णों के भेद, तो वर्णों के 3 भेद यहाँ पर बताए हैं। एक है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जो स्वरों की संख्या है वो 11 होती है और 10 भी है, कहीं कहीं 10 भी है। और वर्णों की जो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो है 33 है। और जो है और फिर बात करेंगे हम विसर्ग की। तो वर्णों के 3 भेद हैं, जो है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिनके उच्चारण में मुंह के भीतर से आती हुई हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं।
यानी जिनके उच्चारण में किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं होती है और हवा जो है मुंह से जो हवा निकलती है बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें जो है स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है और ये स्वतंत्र होते हैं। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। स्वर के बारे में मैंने तीनों पॉइंट बता दिए हैं, तीनों डेफिनेशन बता दी हैं। इनके उच्चारण में एक तो किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, स्वर स्वतंत्र होते हैं और मुंह के भीतर से आती हुई हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें जो है स्वर कहते हैं। तो आपने जाना कि स्वर किन्हें कहते हैं। मैं बता देता हूँ स्वर कौन कौन से होते हैं। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं स्वर, जैसे कि अ, ई, ऊ और ए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे स्वर हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्वर बताए हैं। स्वर के दो रूप में प्रयोग करते हैं हम। स्वर को दो रूप में हम प्रयोग करते हैं। वो दो रूप कौन से हैं? एक तो है स्वतंत्रात्मक और दूसरा है मात्रात्मक। स्वतंत्रात्मक में जब हम स्वर को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे आम में हमने बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आ का प्रयोग किया है यहाँ पर। तो और जैसे कि इनाम में हमने ई का बिल्कुल स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया है, तो ये होते हैं स्वतंत्रात्मक। और मात्रात्मक में हम मात्रा का प्रयोग करते हैं स्वर की, जैसे काम, का आ गया और बीच में आ की मात्रा आ गई और माँ आ गया, क्या बन गया? काम। तो जो है स्वर का हम दो रूप में प्रयोग करते हैं, या तो स्वतंत्र रूप में पूरा का पूरा स्वर लिख देते हैं, या फिर मात्रा के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। व्यंजन हमेशा आश्रित रूप में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्वरों के प्रकार की। मैंने आपको स्वर की डेफिनेशन बता दी है, जिनके जो है बोलने में जो है हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उनको स्वर कहते हैं। अब स्वर जो हैं, स्वर कई किताबों में स्वर जो हैं, स्वर के प्रकार कहीं तो जो है 4 प्रकार लिखे हुए हैं, कहीं पर 3 भी हैं। तो हम जो है चारों पढ़ लेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम चारों के बारे में समझ लेते हैं। तो जो स्वर के प्रकार, स्वर 4 प्रकार के हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कौन कौन से हैं स्वर? एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और संयुक्त स्वर। एक एक करके जानेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। बात करते हैं हम ह्रस्व स्वर की, कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, या कम से कम समय लगता है, वे सब ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या 4 है। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, पेपर में भी आ सकता है, जैसे कि एक बार देख लीजिए, आ, ई, उ और री। ये 4 जो हैं, ये चारों को चारों ह्रस्व स्वर हैं। ऑप्शन में आपको बड़ा आ दे देगा और बता देगा कि बताओ निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये वाला ह्रस्व स्वर नहीं है। और 3 ऑप्शन ये आपके दे देगा। तो चारों आपको पता होने चाहिए कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। हिंदी में जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की, कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। नाम से पता लग रहा है दीर्घ यानी कि बड़ा, तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे दीर्घ स्वर हैं। इनकी भी पहचान हमें रखनी है। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। अब वो ऑप्शन दे देगा, यहाँ पर लिख देगा आ, यहाँ पर लिख देगा ई, फिर लिख देगा बड़ा ई और फिर लिख देगा छोटा ऊ। तो कौन सा है? बड़े ई, ये हमारा दीर्घ स्वर है। इस प्रकार से भी पेपर में दे सकता है। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा है प्लस स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तिगना या 3 मात्रा का समय लगता है, तो उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, ये ओम ऐसे लिखा जाता है, ओम,
ये जो होता है ये होता है प्लुत स्वर होता है। संयुक्त स्वर जो लघु एवं दीर्घ स्वर से मिलकर बनते हैं, यानी जो लघु छोटे और बड़े स्वर से मिलकर बनते हैं उनको हम संयुक्त स्वर जो है कहते हैं। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन आजकल जो है हम केवल दो भेदों का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, एक तो होता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इनका ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम हिंदी में पढ़ते हैं। स्वर के मूल में आ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्वर के मूल में क्या होता है? आ होता है। इसे सभी मात्राओं की उत्पत्ति होती है। आ का उच्चारण जिह्वा से होता है। जो ये आ है बड़ा वाला, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जिह्वा के माध्यम से हुआ है। क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए कि आ का उच्चारण कहाँ से हुआ है? जिह्वा के माध्यम से हुआ है। सभी स्वरों के वर्णों पर आश्रित कर देना बारागड़ी कहलाता है। यहाँ पर हमने बारागड़ी की बात बताई है। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। यानी जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर जो है लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है और ये मात्रा बन जाती हैं। यहाँ पर जो हमने मात्रा बताए रखी हैं, जैसे कि जो कुछ मात्राएं मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, जैसे कि ये बड़ा आ है, इसकी मात्रा ये है और इसको हम व्यंजन के साथ करेंगे तो ऐसे लग जाएगा का, और यहाँ पर शब्द भी बनाया है काम। यहाँ पर मैंने मात्रा दिखाने की कोशिश की है कि ई की मात्रा किस प्रकार से बनती है, और ये सारी की सारी मात्राएं मैंने आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं? ज़रा ध्यान से देखते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन है व्यंजन की। ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाएंगे। इसमें प्राणवायु मुख के भाग से टकराती हुई बाहर निकलती है। इसमें हवा मुख से टकराकर बाहर निकलती है, और जो स्वर होते हैं स्वरों में हवा मुख से टकराकर बाहर नहीं निकलती और उनके बोलने में किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन व्यंजन में जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। यानी इनको बोलने में सहायता की ज़रूरत होती है और हवा भी जो है मुख से टकराकर बाहर निकलती है। यानी आप समझ रहे हैं ना कि जो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने सारे के सारे व्यंजनों को बताने की कोशिश की है और इनको वर्गों में बांटा है। देखो जो व्यंजन होते हैं एक एक करके हम इनके उच्चारण स्थान को भी बताएंगे व्यंजनों के। देखो मैंने पूरे के पूरे व्यंजनों को वर्गों में बांट दिया है। तो एक तो हमने वर्ग बनाया है, यहाँ से का से लेके मैंने पूरा ज्ञानी तक पूरे जो हैं ये व्यंजन लिखे हैं, का से लेके ज्ञानी तक, और एक एक पर हम रिसर्च करेंगे कि आखिर इनका मीनिंग है क्या। बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला जो चार्ट है इसको समझेंगे, ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले हम बोलते हैं जो हमारा हमने वर्ग बनाए हैं। एक वर्ग बनाया है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यहाँ पर जो हमारा जो का वर्ग होता है, पूरा का वर्ग कहाँ से होता है? का, ख, ग, घ, न, जिसको हम अंग बोलते हैं, अंग। यानी कि ये जो 5 शब्द हैं ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और ये पांचों के पांचों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। यानी ये जो का वर्ग है जो अंग तक है, जिसको अणाखाली भी बोल देते हैं, इन पांचों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। बात करते हैं हम चा वर्ग की। जो ये जो चा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है तालु। कहाँ से होता है? तालु से। और ये च, छ, झ, झ, इया, ये जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है। अगला है टा वर्ग है, जो कि जिसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और ये टा से लेके अण खाली तक है, और ये भी पांचों जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। और ता वर्ग यानी ता से लेके ना तक, ये जो 5 वर्ण है ये दंते से इनका उच्चारण होता है, और जो पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनका ओष्ठ से होता है। बहुत आसान है, एक बार जब आप इनको देखेंगे
तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ, ऐसे भी आप सीरियल से याद कर लो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। देखो सबसे पहले आप अगर हम बात करें तो सबसे नीचे से लेके चलो, सबसे नीचे क्या होता है वो यहाँ से हम नीचे से शुरुआत कर लेंगे ताकि हमें पता लग जाए। सबसे नीचे कंठ, फिर उसके बाद तालु, मूर्धा, दंत और लास्ट में ओष्ठ। याद करने का तरीका है, आसानी से याद हो जाएगा हमारा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और ये सारे के सारे हमारे उच्चारण स्थान हैं। यहाँ पर देखो जो ध्यान रखने वाली बात है, जो शुरू के ये जो दो वर्ण हैं का और ख, ये अघोष कहलाते हैं। अघोष, इनको क्या बोलते हैं? अघोष। और बाद के जो 3 वर्ण हैं, हर वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि दोबारा से एक बार, हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष कहलाता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहलाता है। ठीक है। और जितने भी ये लास्ट में जो 5 वर्ण हैं, इनको हम नासिकीय व्यंजन कहते हैं। मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर, अंडरलाइन देखो इसको कर रखा है। जितने भी ये वर्ण हैं, ये 5 के 5, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। तो अघोष और सघोष का आपको पता लगा कि हर वर्ग का, ये नहीं कि का कई, जैसे चा वर्ग है, चा वर्ग के अंदर जो पहला और दूसरा जो अक्षर होगा वो अघोष होगा, और बाद में जो 3 अक्षर होंगे वो सघोष होंगे। देखो आ पहले आता है अघोष। अघोष में देखो हमें याद करने की ट्रिक, हमें याद नहीं हो रहा तो हम ऐसे याद कर लेंगे, जैसे कि मैंने ता वर्ग लिया। अब ता वर्ग में पहला और दूसरा, अब कन्फ्यूजन आती है वो अघोष होगा क्या सघोष होगा। तो अब देखो आ पहले आता है ना वर्णमाला में, तो हम पहले जो है क्या होगा? अघोष ही होगा। और सा बाद में आता है तो बाद वाले क्या होंगे? सघोष होंगे। तो बाद वाले 3 सघोष हैं और शुरू वाले 2 जो हैं अघोष हैं, क्योंकि वर्णमाला में आ पहले आता है और सा बाद में आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको ये लाइन लगा नज़र आ रही है, ये जो मैंने पा वर्ग तक, का से लेके पा वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं उन सबको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी इनके बोलने में जीभ जो है हमारी कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, जिनके उच्चारण में जीभ स्पर्श करती है, इसलिए इन सभी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर पा वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो मैंने नोट करके लिख रखा है, यहाँ पर 2 शब्द ऐसे हैं, जैसे सड़क लिखते हैं ना, सड़क, सड़क के अंदर जो ये वाला जिसके नीचे बिंदु है और जो ड ढक्कन के नीचे भी बिंदु है, इन शब्दों को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन शब्दों को कैसे व्यंजन कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब देखो आ से अनार में आता है या रा ला वा। ये देखो या रा ला वा, ये कैसे हैं? ये अंतस्थ व्यंजन हैं, पेट से बोले जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा, ये सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब नीचे बात करते हैं हम शा, सा, हा। देखो इनके बोलने में ऊष्मा देखो कितनी ज़्यादा निकल रही है, तो इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, और ये महाप्राण है। आगे हम बताएंगे कि महाप्राण किन्हें कहते हैं और अल्पप्राण किन्हें कहते हैं। और देखो छा, क्षत्रिय, त्र, त्रिशूल और गा, ज्ञानी, ये सारे के सारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो छा, क्षत्रिय, त्र, त्रिशूल, गा, ज्ञानी और ये जो हैं ये श्रमिक, ये सारे के सारे संयुक्त व्यंजन हैं। आगे हम बात करते हैं नासिक व्यंजन कितने होते हैं। देखो मैंने बताया ये जो 5 हैं, ये टोटल 5 ये हमारे क्या हैं? नासिक व्यंजन होते हैं। इन 5 को हम क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं।
नासिक व्यंजन हमेशा अल्प प्राण होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नासिक व्यंजन हमेशा कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो ये हमने अण खाली लिख दिया, अण खाली, यहाँ पर ये अण खाली है, अब बताना है कि अल्प प्राण है क्या महा प्राण है। तो जब हमें पता है कि जो नासिक व्यंजन, जितने भी नासिक व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं, तो हमें पता लग गया कि ये कैसा है, अल्प प्राण है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होंगे। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। तो देखो मैं एक बार और बताने की आपको, देखो वर्णमाला के अंदर जो है, वर्णमाला में जो हमारी वर्णमाला में कोई भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, ये नहीं इसका, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है वो अल्प प्राण होगा और वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होगा। ये बात हम देखेंगे। आगे आते हैं हम और आगे जो है इसको पढ़ते हैं। य और वह अर्धस्वर है। रा लुंठित है। पेपर में पूछा जाता है रा किस प्रकार का शब्द है। रा जो है वो लुंठित शब्द है और ला पार्श्विक है और उच्छिप्त जो है ये ढा और ढा ये जो है उच्छिप्त हैं। ये ऐसे शब्द हैं, पेपर में कभी भी ये ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसे आ जाता है कि रा जो है किस प्रकार का शब्द है, तो ये जो है ये लुंठित शब्द है। व्यंजनों के भेद हैं। व्यंजनों के भेद, स्पर्श व्यंजन जिनके, अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिनके उच्चारण में जीभ स्पर्श करती है उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। अगर मैं ऊपर दिखाऊं, यहाँ से देखो 5-5 के वर्ग हैं। ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये स्पर्श व्यंजन है। मैंने आपको बता रखे हैं और इनकी संख्या 25 है। जिनके उच्चारण में जीभ जो है स्पर्श करती है उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने बता रखा है, या अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनके उच्चारण में जीभ पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग से स्पर्श नहीं करती है। इनका उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य से होता है। मतलब स्वर और व्यंजन के मध्य से होता है, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या अलावा कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कैसे होते हैं, वायु के रगड़ खाने के एक प्रकार की ऊष्मा पैदा होती है, यानी इसमें ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, जैसे शा सा, ये सारे के सारे ऊष्म व्यंजन हैं। बात करते हैं मैं अब हम संयुक्त व्यंजन की। जब किसी शब्द के दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ध्वनि ना हो, ये आपस में जुड़कर उच्चारित होते हों और लिखते समय इन्हें मिलाकर लिखा जाता है, जैसे सत्य में त्य आदि। इस प्रकार स्वर रहित व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसे स्वर रहित व्यंजन, जिनके जो दो व्यंजन मिलते हैं उनके बीच में कोई भी स्वर नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कि संयुक्त व्यंजनों के ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन तो बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो कि जो संयुक्त व्यंजन है, जो क्षत्रिय है, ये किन शब्दों से मिलकर बनता है, का और शा से। त्रा तृतीय किन से मिलकर बनता है, ता और रा से। गा ज्ञानी किससे मिलकर बनता है, जा और इया से। रा ऋषि किससे मिलकर बनता है, शा और रा से। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये किन शब्दों के मेल से बनते हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण हमने कहा था कि अल्प प्राण क्या होता है, तो अल्प प्राण के बारे में पढ़ लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा यानी प्राण की आवश्यकता पड़े उन्हें अल्प प्राण कहते, व्यंजन कहते हैं। यानी जिनमें अल्प प्राण की आवश्यकता पड़े उनको अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और यार अलावा व्यंजन अल्प प्राण है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण है।
महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़े उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का चौथा तथा श स ह महाप्राण व्यंजन है। चौथा और पांचवा भी है इसमें जो है दूसरा और चौथा। देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ज़रा ध्यान से। अगर यहाँ पर देखो पहला, तीसरा, पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्प प्राण हैं और दूसरा और चौथा ये हमारे महाप्राण हैं। बालाघात। बोलते समय किसी अक्षर के उच्चारण पर जो बल दिया जाता है उसे बालाघात कहते हैं। जैसे राम में रा पे बल दिया जा रहा है, अधिक बल दिया जाता है, जबकि कमल में माँ पर अधिक बल दिया जाता है। इसको बालाघात, यानी जहाँ रुकना है, कहाँ पर कितना रुकना है, यहाँ पर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो बहुत अच्छी चीज़ आई है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार। जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे गंगा, जिनके उच्चारण में नाक से हवा निकलती है, केवल नाक से, उनको अनुस्वार कहते हैं। और जिसमें बिंदी लगी होती है ऊपर, और जिसमें चंद्र बिंदु होती है उसको अनुनासिक कहते हैं। जब स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं तब उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। मुख और नाक दोनों से, जैसे कि चांद, आँख। जो सिर्फ नाक से बोले जाएगा वो अनुस्वार है, और जो नाक और मुख दोनों से बोले जाएगा उसको अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पर देखो बता रखा है, क्योंकि मैंने का वर्ग तो पहले ही आपको बता दिया था। जो पूरा जो का वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है, लेकिन जो स्वर हैं, स्वर में एक तो का वर्ग हो गया, और आ, बड़ा आ, और अया जो अण खाली होता है ये वाला, ये हमारे क्या हैं? ये भी कंठ से बोले जाते हैं। आगे बात करते हैं हम। और जैसे तालु, जो चा वर्ग होता है हमारा, चा वर्ग ये तालु से बोला जाता है, लेकिन चा वर्ग के साथ में ई, बड़ी ई और य और शा ये भी हमारे तालु से बोले जाते हैं। मुंह अधिक, तो देखो जो तालु होता है, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग जो है तालु होता है। यानी मुंह के भीतर ऊपरी हिस्सा, जो छत का जो पिछला भाग होता है उसको तालु कहते हैं। बात करते हैं मूर्धा की। जो टा वर्ग है वो पूरा का पूरा मूर्धा से बोला जाता है, लेकिन इसके साथ ऋषि और शा ये भी जो है मूर्धा से ही बोले जाते हैं। और मुख के भीतर की छत का अगला भाग मूर्धा है। दंत, ता वर्ग और सिर्फ सा ये दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ से पूरा पा वर्ग बोला जाता है, और ऊ और बड़ा ऊ भी जो है ओष्ठ से बोला जाता है। नासिक के व्यंजन मैंने बताया था कि जो लास्ट के 5 हैं वो सारे के सारे बहुत आसान है, नासिक के व्यंजन हैं। और रा और ला जो है दंत मूल से बोले जाते हैं। वाह दंत ओष्ठ से बोला जाता है। ओष्ठ और कंठ से ओ, औ, और ये अंग्रेजी वाला ओ है। कंठ और तालु से ए और बड़ा ए ये यहाँ से बोले जाते हैं। बात करते हैं, क्वेश्चन आता है अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुस्वार व विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन हैं। इनका योग किसी के साथ नहीं है, इसलिए इन्हें अयोग कहते हैं। ये बोलने में व्यंजन व लिखने में स्वर हैं। बात करते हैं घोष की। स्वतंत्र स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं, यानी जो जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे जो हैं सघोष हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि सघोष और अघोष किन्हें कहते हैं। जो वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर होता है वो सारे के सारे अघोष हैं, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो जो है सारे के सारे सघोष हैं। वर्ण विचार नोट करके यहाँ पर ड और ढा हिंदी की विकसित ध्वनियाँ हैं, ये संस्कृत में नहीं थी।
आगत ग्रहित ध्वनियाँ, यानी जिनको हमने ग्रहित किया है, लिया गया है, ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जो पहले नहीं थी लेकिन हमने लिया है। जैसे का के नीचे नुक्ता लगा दिया, ख, ग, ज, फ, ये अरबी और फ़ारसी की ध्वनियाँ हैं। ये शब्द कैसे हैं? अरबी और फ़ारसी के शब्द हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। और ये जो है श, स, ह, ये ध्वनियाँ अघोष व महाप्राण हैं। अघोष हैं और महाप्राण हैं। यार अलावा सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। और द्विगुण व्यंजन मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो है डा और डा, ये जो हैं ये दोनों जो हैं द्विगुण व्यंजन है। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। देखो ये भी पेपर में आता है। या और वाह, या और वाह ये कैसे हैं? ये अर्ध स्वर हैं। और रा जो है ये कैसा है? ये लुंठित है। ला पार्श्विक है। यानी या और वाह ये अर्ध स्वर हैं, यानी कभी स्वर कभी व्यंजन, ना तो स्वर हैं पूरी तरह से ना ही व्यंजन। रा जो है लुंठित है, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। और ये जो है मैंने बताया डा और डा उच्छिप्त हैं। शब्दकोश का तरीका, यानी शब्दकोश कभी कभी पेपर में आ जाता है कि बताइए निम्न में से जो है शब्दकोश लगाइए। तो शब्दकोश को कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बता दूं। पहले शब्दकोश का जो तरीका है यहाँ पर, पहले स्वर बाद में व्यंजन, यानी सबसे पहले स्वर आएंगे फिर व्यंजन आएंगे। और उसमें भी देखो जो ये मात्रा जिस पे एक बिंदु लगी है और जिस पर दो बिंदु लगी है को संयुक्त वर्णों के रूप में आ से पहले स्थान मिलता है, यानी आ से अनार से भी पहले स्थान मिलता है। अगर मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ से ये देखो ज़रा आपको नज़र आ रहा है कि हमारा अक्षर है का, और का के बाद मात्रा लगी है, फिर ये वाली मात्रा लगी है, तो हम तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, लेकिन इससे भी पहले स्थान मिलेगा इसको, और इससे भी पहले स्थान मिलेगा इसको। तो सबसे पहला स्थान इसको मिलेगा, फिर इसको, और फिर ये वाला जो का है फिर मात्रा के हिसाब से स्थान इनको मिलता चला जाएगा। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। शब्दकोश और थोड़ा सा हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्थान इनको इस वाले शब्द को इसको वर्ण को मिलता है, फिर इसको मिलता है, और फिर पूरा का, फिर ये मात्रा वाले यहाँ से। उसके बाद जो मिलता है वो संयुक्त अक्षर को मिलता है जो आधा होता है। जैसे का के साथ या लग दिया, फिर क्रा लग दिया, फिर ये इस तरीके से जो लगे हैं इनको मिलता है। और एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, ये जो छ छत्रिया है ये भी आपका का वर्ग में ही आता है। यानी शब्दकोश में अगर मैं यहाँ पर अक्षर लिखता हूँ इनाम, और एक अक्षर में लिखता हूँ क्षत्रिय, तो पहले हमारा कौन सा शब्द आएगा? क्षत्रिय, और बाद में हमारा इस प्रकार का ये वाला जो है, यहाँ मैंने ई लिख दिया। यहाँ पर हम जैसे कि कोई और शब्द लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम जा लिख दें, जन, तो यहाँ पर पहले क्षत्रिय वाला आएगा, क्योंकि हमारा जो क्षत्रिय है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये संयुक्त स्वर है। ये जो क्षत्रिय है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और मैं आपको दिखाऊं कि ये जो शब्द हैं कौन कौन से शब्द हैं जो मिलकर बने हैं, और ये उसी वर्ण में आएंगे, जैसे कि का और शा, ता और रा, इस तरीके से। तो ये का और शा से मिलकर बना है, तो इसलिए ये हमारा उन शब्द में ही आएगा, क्योंकि ये जो है ना का और शा से मिलकर बनता है। ता और रा से मिलके बनेगा, तो जो ता त्रिशूल है वो किस वर्ग में आएगा? ता वर्ग में आएगा। और ऐसे जो ऋषि है शा और रा ये सा वाले खाने में आएगा जब हम शब्दकोश में हम इसको डालेंगे।
तो इस प्रकार मैंने आपको हिंदी में वर्णमाला बताने की कोशिश की है। वर्ण विचार का जो ये चैप्टर है इसको समझाने की कोशिश की है। हालांकि थोड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इस अगले वीडियो में मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर जो DSSB में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसकी टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूँ। जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसकी वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, ताकि आपका जो ये चैप्टर है वो आसानी से क्लियर हो जाए। हमारा जो टारगेट है वो है DSSB या टीचर के एग्ज़ाम को पास करना। ये 20 नंबर की हिंदी आती है और ये हमारी आज पहली क्लास थी। और इसके बाद हम ये जो हमने हमारी क्लास की है वर्ण विचार कंप्लीट किया है। वर्ण विचार के अंदर से अब तक DSSB में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सब की सीरीज में लेकर आने वाला हूँ। और फिर जब हम इसके क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे फिर आप देखना कि आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।